नमस्कार मित्रों। आज इतिहास के हम उस पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी किन दशाओं में प्राप्त होती है, जो प्राचीन भारत से है। तो आप देखेंगे यहाँ कि इतिहास किससे कहते हैं, तो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका यानी कि हिस्टोरिया जो होता है, शब्द से निर्मित हिस्ट्री इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है। अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान अर्थात नॉलेज ऑब्टेन बाई इन्वेस्टिगेशन। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की जो अभिलिखित घटनाएं होती है, जिसे हम रिकॉर्डेड इवेंट्स कहते हैं, का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस जी को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। जो इस पुस्तक में इन्होंने इतिहास के उन पन्नों का जिक्र किया जिसके कारण इन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस महोदय को कहा जाता है, जो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। फिर देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। तो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम में आप देखेंगे कि प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं एकत्रित की गई, कलाकृतियों के आधार पर क्रमित ऐतिहासिक विश्लेषण करना, पुरातत्व ज्ञान जिसे हम आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं, पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है या आर्कियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आप एक प्रश्न यहाँ देखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, अर्थात C14 कार्बन 14 पद्धति क्या है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। अर्थात रेडियो कार्बन या कार्बन 14 पद्धति जो होता है, कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसे हम आइसोटोप कहते हैं, जो सभी वस्तुओं में विद्यमान होता है। और जैसे एक कार्बन का क्षय होने का मतलब कि यह 5000 वर्ष से भी पुराना वस्तु माना जाता है। इस तरह से 14 पद्धति सब वस्तुओं के अंदर होता है। फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत अभिलेखों के माध्यम से ग्रहित कर सकते हैं। जैसे अभिलेखों में क्या आपको जिक्र मिलता है कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण के शिलालेख होते हैं। पाषाण शिलालेखों या शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों पर यह सब उत्कीर्ण किए गए थे। दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हुए थे। जिस उत्कीर्णता को हम अध्ययन करके पुराने ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र जो एपिग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत के संदर्भ में अगर हम कहें तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र का, वरुण का, मित्र एवं नमत नामक वैदिक देवताओं के नाम भी आपको इतिहास के पन्नों में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को देखना है तो भारत के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अगर आप देखेंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में यहाँ सबसे पहले भारत का नाम मिलता है। सबसे पुराने अभिलेख जो होते हैं हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 25 से ईस्वी पूर्व के हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो भाव चित्रात्मक में है, भाव चित्रात्मक में होने के कारण विद्वानों ने इसका आज तक पढ़ने का अध्ययन नहीं कर पाया है। इसके लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, जिसके कारण यह हड़प्पा संस्कृति के जो वहाँ के लोगों के रहने, खाने पीने, अर्थात वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विचारधाराएं थी किस प्रकार की थी, सिर्फ उसके बारे में हम अनुमान तक ही लगा पाते हैं। अनुमान के अलावा उसका हम निश्चित पता नहीं कर पाते हैं। यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में प्रमुख अभिलेख और शासक के रूप में अगर हम देखें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो था यह कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा उल्लेखित है। ऐहोल अभिलेख है या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा अभिलेखित है। नासिक अभिलेख की अगर हम बात करें तो नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के द्वारा। इसके बाद देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन जी के द्वारा है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है यह है समुद्रगुप्त के द्वारा। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन के माध्यम से, अर्थात मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है इसके लिए प्रतिहार नरेश भोज को माना जाता है। फिर यहाँ देवपाड़ा का अभिलेख जो है
या बंगाल के शासक विजय सेन हुआ करते थे, तो बंगाल के शासक विजय सेन, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है यह स्कंद गुप्त के द्वारा ये लिखे गए हैं। तो ये सारे अभिलेखों का जिक्र यहाँ राजाओं के साथ, अभिलेखों के साथ जोड़ा गया है। फिर आप देखेंगे कि सबसे पुराने अभिलेख जो अभी तक पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में एक अंग्रेज इतिहासकार, अर्थात हम कहेंगे जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को यह सफलता हासिल हुई थी, जिसके माध्यम से हम यह जान सके, हमें जानकारी प्राप्त हो सकी कि अशोक का शासनकाल, शासन व्यवस्था किस प्रकार का था, यह सब जान प्रिंसेप का योगदान है। इसके बाद अगर हम पुराने अभिलेखों को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सिक्के एक स्रोत होते हैं, अर्थात प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनी होती थी, जिन सिक्कों पर और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था। जो भी धातु का बना होता था इस पर किसी तरह का कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां इसमें विद्यमान होती थी। उन्हें पंचमार्क के नाम से भी हम जानते हैं या आहत सिक्के के नाम से भी हम जानते हैं। वैसी आकृतियां विद्यमान होती थी, इस आकृति का नाम पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से इसको हम कहेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से भी हम जानते हैं और इस तरह से सिक्कों के माध्यम से हम जानकारी हासिल करेंगे। पुनः आप देखेंगे कि पुराने स्रोतों को जानने के लिए सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो यूनानी शासकों ने शुरुआत किया था। तो सिक्कों पर लेख लिखना, तिथि उत्कीर्ण करना यह यूनानी शासकों ने सबसे पहले शुरू किया था। भारत में सर्वाधिक सिक्के जो थे वह मौर्योत्तर काल के सिक्के मिले हुए हैं, जो विशेष रूप से अगर कहे जाए तो वह शीशे के सिक्के होते थे, पोटीन के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, कांसे के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे और सोने से भी निर्मित किए जाते थे। तो इन धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक ने जारी किए, जबकि सातवाहन शासक ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के को ही जारी किया था। इसके बाद अगर हम पुराने स्रोतों को देखेंगे, प्राचीन इतिहास के स्रोत को, तो मूर्तियों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। मूर्तियों में जैसे प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल के से आरंभ हुआ है और इसके बाद कुषाणकालीन गंधार कला पर विशेष विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी है। जो भरहुत बोधगया और भरहुत में देखिएगा, बोधगया में देखिएगा, और भी आपको अमरावती में देखने के लिए मिलेगा कि मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव या झांकी मिलती है। इसके बाद आपको देखना है तो स्मारक और भवन के माध्यम से भी आप कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं, पुराने इतिहास की जानकारियां आपको प्राप्त हो सकता है। तो स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें जैसे मंदिर हो गया, मूर्तियां हो गई आदि, ये सब आते हैं, जिनसे विभिन्न भागों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का बोध होता है। उत्तर भारत में के मंदिर जो है जो नागर शैली में बनाए गए होते थे, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में तथा दक्षिण पथ के मंदिर बेसर शैली में निर्मित किए जाते थे। तो ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको पुराने इतिहास के स्रोत को जानकारी लेना है तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें भारत में पांडुलिपियाँ हैं, भोजपत्र हैं और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, परंतु मध्य एशिया में से प्राप्त की गई प्राकृत भाषा की पांडुलिपियाँ मेषचर्म की एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई होती थी। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में जैसे आप वेद की जानकारी लेंगे, रामायण की जानकारी लेंगे, महाभारत की जानकारी लेंगे, पुराण आदि ये सब सम्मिलित रूप से हैं। ऋग्वेद को अगर हम देखें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग का माना जाता है, परंतु अथर्ववेद जो है, यजुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यकों और उपनिषद को 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के काल को निश्चित किया जाता है। तो इस अवधि में यह सभी वेद का शुरुआत माना जाता है और अंत माना जाता है। इसके बाद देखेंगे कि शैली में तथा दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली में निर्मित किए गए थे। अब चित्रकला के माध्यम से भी हम कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसमें चित्रकला में हमें उस समय के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें आप देखेंगे अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, या जो सुंदर अभिव्यक्ति होता है जो मानवीय भावनाओं में, इसके माध्यम से भी आप प्राचीन इतिहास के स्रोतों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुनः आप साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत में भारत में पांडुलिपियाँ
भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, परंतु मध्य एशिया में प्राप्त की गई प्राकृत भाषा की पांडुलिपियाँ यह मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई है, जिसमें आप हिंदुओं के धार्मिक साहित्य के वेद रामायण महाभारत पुराण आदि का सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे। और इसमें ऋग्वेद को 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग का माना जा सकता है, परंतु अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रणक्यों और उपनिषद को 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के मध्य के समय को यह जो अवधि होता है इसे हम मान सकते हैं। इस तरह से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम कई तरह के पुराने इतिहासों की जानकारियां हासिल कर सकते हैं, जो एक स्रोत का यह माध्यम होता है। पुनः आप वेद, उपवेद और उनकी विशेषताओं का अगर जिक्र करें तो वेद, उपवेद और उनकी विशेषताएं जो होती है, इसमें वेद में जैसे ऋग्वेद है, इसका उपवेद क्या है तो आयुर्वेद है, इसका विवरण क्या है जिसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कई तरह की जानकारियाँ हासिल की गई है। यजुर्वेद में इसके उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। धनुर्वेद में खासकर युद्ध कला से संबंधित कई तरह की जानकारियाँ इसमें दी जाती है, अर्थात इसे हम धनुर्वेद के नाम से जानेंगे। सामवेद में गंधर्ववेद है, कला और संगीत से संबंधित जानकारियाँ हासिल होती थी। अथर्ववेद में शिल्पवेद है और शिल्पवेद में भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारियाँ हासिल होती थी, अर्थात ये चारों वेद का अपना अलग अलग कार्य था, उद्देश्य था। महाकाव्य के माध्यम से भी हम पुराने इतिहास के स्रोतों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे रामायण की रचना आप जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी, इसे जय संहिता और शतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से स्मृतियों के माध्यम से भी हम कुछ जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में माना जाता है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। कुछ स्मृतियाँ निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं, जिसमें मनु स्मृति है, गौतम स्मृति है, विष्णु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। इसके बाद शूल्य सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का नियम है, जिसमें ज्यामितीय और गणित की अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। धर्मसूत्र में स्मृतियाँ और टीकाएँ जो है, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता था, जिसमें धर्मसूत्र का संकलन 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 15 खंडों में विभक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पाएंगे कि जिसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का सामग्री एकत्रित किया गया है, जो जानकारी हमें हासिल होता है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध नाटक के रूप में जाना जाता है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में अगर हम बात करें तो लोक कापियम, शिल्प दिकारम और मणिक मेखले के नाम से हम देख सकते हैं। इसके बाद विदेशी विवरणों के माध्यम से भी हमें कुछ जानकारियाँ हासिल होती है, जिसमें विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत होते हैं। इनके विवरण से तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। इसके साथ यूनानी रोम के लेखक को आप देखेंगे। यूनानी लेखकों ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले, जिसमें सिकंदर महान का नाम सबसे अग्रणी आता है, के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो सैंड्रोकोटस ने भी यहाँ पे अपना जो जिक्र किया हुआ है, इसका वर्णन से हम इतिहास के जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। पुनः यूनानी भाषा में लिखी गई जो पेरिजियम ऑफ द इरिथ्रियन सी और टालमी के जो जियोग्राफी नामक पुस्तक में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण, अगर कहा जाए तो पर्याप्त महत्वपूर्ण एक सामग्री देखने के लिए मिलेगा। प्लिनी और नेचुरलिज्म हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है, जो लैटिन भाषा में है, तथा यह हमें भारत के और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी भी हासिल करता है। इसके साथ चीनी यात्रियों का विवरण भी आप देखेंगे। चीनी यात्रियों के विवरण में फाहियान जो थे, या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए हुए थे, उसने फो क्यू की रचना की थी, जो इनके ग्रंथ का नाम है फो क्यू की। इसी को इन्होंने रचित किया था। कस्मास इंडी कापलेटस यह यूरोपीय यात्री था, जो 535 में भारत आया तथा क्रिश्चियन टेलोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। हेनसांग भी जो थे यहाँ पे 629 में भारत आए थे। इसके साथ इसिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आए और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इन्होंने बहुत ही बृहद ढंग से वर्णन किया है। और अब यात्रियों का विवरण है, जिसमें सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आए तथा पाल व प्रतिहार शासक के विषय में वर्णन किए हैं। अल्लू मसूदी
यह 941 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक भारत में रहे। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में भी लिखा है। अल-बरूनी जो थे महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने तहकीकात ए हिंद नामक, जिसे किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, ऐसे पुस्तक इन्होंने रचना की थी। और इसी पुस्तक के आधार पर जो विदेशी यात्रियों का अगर हम विवरण की बात करें तो विदेशी यात्रियों के विवरण में यह सभी महत्वपूर्ण विदेशी हैं, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इन लोगों के द्वारा जो जिक्र किया गया है, इन लोगों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, यह सारे हमारे पुराने साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। इस तरह से यदि यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।